कम संख्या के बावजूद भी हम लोग पूरा रोजाना जब अधिवेशन शुरू होता था उससे पहले गांधी जी के सामने हम उसका प्रदर्शन करते थे, चाहे महंगाई के खिलाफ हो, ऑक्सीजन के नाम पे हो, चाहे एनआरसी के नाम पर हो, चाहे महंगाई के नाम पर हो, जहाँ जहाँ जुल्म हुआ किसानों के लिए हो सब के हमने हमेशा विरोध किया। एक हमने दरअसल ये पुल यहाँ पे जाएंगे, पुल का कार्य शुरू हो रहा है, 4 करोड़ रुपए का लगभग 4.5 करोड़ का पुल है, वो हमने कराया है। उन्नाव की घटना देख लीजिए आप, हाथरस की घटना देख लीजिए आप, बरेली की घटना देख लीजिए, तमाम चीर हरण हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शेखर मिश्रा और आप देख रहे हैं द पब्लिक स्टोरी। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटें बीजेपी को जीत जाने के बावजूद एक सीट पर परचम लहराए रखा और अपनी पार्टी सपा को विजय करवाया। हम बात कर रहे हैं रफ़ीक अंसारी साहब की। साहब के विधानसभा क्षेत्र में मैं घूम रहा था, लोगों से बात कर रहा था। बहुत सारे लोगों से आज मैंने बात की, मेरठ सिटी विधानसभा से, मेरठ दक्षिण विधानसभा से बहुत सारे लोगों से मिला। तो मेरठ सिटी में मुझे विकास दिखा और नहीं भी दिखा, उस विषय पर हम बात करेंगे। साहब से, विधायक जी से बात करेंगे। एक सबसे बड़ा काम हुआ है कि जो रोडें थी, हमने लोगों से बात किया कि रोडें अभी भी ख़राब हैं, लेकिन मैं जब फील्ड पर गया तो लोगों ने बताया कि पहले 2017 से पहले रोडें इससे भी ज़्यादा ख़राब थी। विकास धीरे धीरे हो रहा है। अंसारी साहब विपक्ष के विधायक हैं, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं हो पा रही हैं। हम आज इस मुद्दे पर रफ़ीक अंसारी साहब, जो कि कंकरेंट एमएलए हैं अभी मेरठ सिटी के, उनसे बात करेंगे। अंसारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे आप, चुनाव में कैसे जा रहे हैं? 2 महीने बाद चुनाव है, क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हमारे लिए ख़ास तौर से उनके लिए ये बात हो सकती है जो 5 साल में चुनाव लड़ते हैं। हमारा पूरा जीवन का ये है, हम दिन निकलते हैं, चुनाव में कूद जाते हैं और लड़ते लड़ते रोज सो जाते हैं। हम तो हर दिन चुनाव के रूप में देखते हैं और चुनाव लड़ते हैं। रिजल्ट क्या होने वाला है आपके अकॉर्डिंग? 100% हम लोग जीतेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इस सरकार से तंग आ गए लोग, इस सरकार से बहुत परेशान हैं। इन 5 साल में खून के आंसू रुलाए हैं लोगों को इन्होंने, उसका बदला इंशाल्लाह 2022 में जनता लेगी। आप देखिए, आप पिछले लॉकडाउन और तमाम कोरोना के खातिर जो पूरी सरकार की जिम्मेदारी होती है, संवैधानिक अधिकार है हर इंसान का, और सरकार की जिम्मेदारी है कि डॉक्टर देना, दवाई देना, हॉस्पिटल देना, लेकिन इस सरकार पूरी फेल हो गई है। ना दवाई मिली, ना डॉक्टर मिला और ना ही अस्पताल मिला। हाथों में लोग तड़प तड़प के मर गए, लोग दरवाज़ों पे मर गए लोग। उनको आप समझ लीजिए कोई सहारा देने वाला नहीं मिला, उनको 4 कांधे नहीं मिल पाए। इस सरकार को कैसे भूल जाएंगे? कोई आदमी उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं बचा जो उसके जान पहचान का या उसका रिश्तेदार की मौत कोरोना से ना हुई हो। और ये सरकार झूठी सरकार है, कहती है बिना ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। बताओ, एक आदमी में को निकला है ये मौत। संसद में लिखित बयान दिया सरकार ने कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई, या जो मौतें हुई वो हमारे पास डाटा नहीं है। लिखित जवाब तो ये भी दिया था कि कृषि कानून के तहत मुआवजा तो दूर की बात है, कितने लोग मरे ये हमको पता ही नहीं है। हालांकि उस पर बाद में माना उन्होंने। लिखित बयान सबसे बड़ी बात है, सरकार लिखित बयान देती रहती हैं ऐसे संसद जैसे पवित्र जगह पर। आपके विधायी क्षेत्र में मैं टहल रहा था, लोगों से बात कर रहा था, बहुत सारे लोगों से हमने बात की। हमारी जो 4 लोगों की टीम आप पीछे देख रहे हैं, सारे लोग थे हमारे साथ। वहाँ पर हमको एक चीज़ दिखी, विकास। हम किठौर विधानसभा में गए, वहाँ पर हमने देखा। दक्षिणी में हालांकि हमको नहीं दिखा उतना विकास, खासकर रोड की बात कर रहा हूँ। आपकी विधानसभा में भी कुछ खास रोडें हमको नहीं दिखी। देखिए, विकास तो वही तो बात है ना। नहीं सर, आपकी पार्टी अखिलेश यादव जी की सरकार विकास के लिए जानी जाती है। तो अखिलेश की सरकार थोड़ी है भाई। अच्छा, सरकार किसकी है? बीजेपी की, इसीलिए तो जाएगी। ये भेदभाव वाली सरकार है। कैसे सर?
आप सीखिए, विधानसभा में खड़े होकर नेता सदन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये घोषणा करते हैं सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए की निधि दी जाएगी अपने विधानसभा में विकास कार्य करने के लिए, और जो सरकार के विधायक थे उनको दे दी, और विपक्ष का कोई विधायक नहीं है जो उसको नहीं दी। सर, ये बहुत बड़ा एलिगेशन होगा। आप कैमरे के माध्यम से विधायक निधि 5-5 करोड़ हर साल हर विधायक को मिलती है, आप ये कह रहे हैं कि आपको विधायक निधि नहीं मिली, विपक्ष के विधायकों को विधायक निधि नहीं मिली। देखिए, मैं आपको जो अलग से 5-5 करोड़ रुपए की बजट के जब भाषण होता है, 5-5 करोड़ रुपए की घोषणा है, सब विधायकों के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की कि 5-5 करोड़ रुपए सभी विधायकों को विकास कार्य के लिए दिए जाएंगे, और उन्होंने सिर्फ सत्ताधारी पार्टी वालों को दिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात, किसी भी पक्ष के विधायक को एक पैसा नहीं दिया उसने। तो ये उससे बड़ा अन्याय क्या होगा भाई? जब सड़क बनती है तो किसी का पार्टी के लोगों को रोक तो थोड़ी होती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, समाजवादी का हो, मुस्लिम लीग का हो, बीजेपी का हो, जब अच्छी सड़क बनेगी तो सभी चलेंगे उस पर को। ऐसे भेदभाव वाली सरकार, ये ऐसा मुख्यमंत्री जो विधानसभा में खड़े होकर झूठ बोलेगा तो वो निश्चित रूप से ना भगवान माफ़ करेगा उसको, ना जनता माफ़ करेगी। निश्चित रूप से ये सरकार जाएगी, इसलिए जाएगी भेदभाव, ये संवैधानिक पद है, उस संवैधानिक पद पर संविधान की शपथ लेते हैं और न्याय की शपथ लेते हैं, और वो बैठकर अन्याय करे तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ना जनता माफ़ करेगी ना भगवान माफ़ करेगा उसको। हम अपने द पब्लिक स्टोरी के दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये जनता के प्रतिनिधि हैं रफ़ीक अंसारी साहब, और कैमरे के सामने सरकार मुख्यमंत्री पर बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी क्षति है देश के लोकतंत्र के लिए। ये किसी विधायक या जनता के प्रतिनिधि की क्षति नहीं है, ये उस क्षेत्र की रहने वाली जनता के साथ छलावा है। अगर ऐसा हुआ है, आपने विधायकों के माध्यम से, एक जो विपक्षी आपके पार्टी के 40-44 विधायक हैं उनके माध्यम से आपने उसका विरोध नहीं किया, विरोध दर्ज कराया। अरे के बार विधानसभा में क्वेश्चन डाला भाई, क्या रिप्लाई आया? सब के साहब हाँ करेंगे, सब करेंगे, सब गोलमोल जवाब किया ही नहीं। कोई ऐसा डाटा है कि सत्ता पक्ष के विधायकों को मिला है? कोई डाटा है ऐसा? अरे आप खुद ही पूछ लीजिए उनसे, सत्ताधारी वाले पूछ लीजिए, और किसी विधायक से पूछ लीजिए, कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी विधायक से कहीं पूछ लीजिए आप। मैं नहीं कह रहा, 70 से ज़्यादा विधायक विपक्ष के हैं, बसपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे, उसमें निर्दलीय भी थे, उसमें सिर्फ सत्ता वालों को दिया गया। और इस पर तो कितनी बार क्वेश्चन डाले हैं सभी विधायकों ने, मगर कानों पे जू नहीं चली उसके। आप इतना भेदभाव वाले मुख्यमंत्री, वो ये समझते हैं कि इनके अगर क्षेत्र में चला गया विकासकारी हो जाएगा, ये जीत जाएंगे। अरे ये तो भगवान के हाथ में होता है, इज्जत और जिल्लत देने का काम ऊपर वाले का है। आप ईमानदारी से कार्य करिए, कोई दुनिया की ताकत उसको पीछे नहीं कर सकती है। आप अच्छा करोगे आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा करोगे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती, आपके साथ बुरा होगा। और हम दिन निकलते हैं सिर्फ अच्छा करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हम, तो दुनिया की कोई ताकत हमारा बुरा नहीं कर सकती। पिछले 5 सालों में, ज़्यादा आपको भटकाएंगे नहीं, पिछले 5 सालों में आपकी विधानसभा, मेरठ सिटी विधानसभा, क्या क्या काम किए? कुछ जो बड़े बड़े काम हैं जो आपको उंगलियों पर याद होंगे, हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए। हमारा काम है सेवा करना। जो जनता एक विधायक बनाती है, विधायक का काम होता है अपने विधानसभा की, अपने शहर की, अपने प्रदेश की, उसको आवाज़ उठाना। विपक्ष का काम विधायक का काम होता है जो सरकार जन विरोधी काम कर रही है उसको आवाज़ उठाना, जो जनता पे अन्याय और जुल्म हो रहा है उसको आवाज़ उठाना विधानसभा में। वो सब हमने किया है, चाहे कोरोना के नाम पर, चाहे एनआरसी के नाम पर, चाहे जमातियों के नाम पर, लेके सड़क से लेकर विधानसभा में अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, और आंखों में आंखें डालकर उस सरकार के बात की है, आंखों में आंखें डालकर उसको सर झुकाने का काम किया। जवाब नहीं मिला सरकार से। 403 में से 44 विधायक आपके थे, 47 बाद में 47 हो गए, शुरुआत 47 ही थे पहले। अच्छा, 47 विधायक थे, मैं करेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को, 47 विधायक आपके थे 403 में से। आपको लगता है कि एक दशांश भर विधायक लेकर आपने प्रॉपर विरोध किया? कोई जोश की कमी, ऐसा कुछ? नहीं, पूरी ताकत से जो हमारे बस था, हमारा कम संख्या के बावजूद भी हम लोग पूरा रोजाना जब अधिवेशन शुरू होता था
उससे पहले गांधी जी के सामने हम उसका प्रदर्शन करते थे, चाहे महंगाई के खिलाफ हो, ऑक्सीजन के नाम पे हो, चाहे एनआरसी के नाम पर हो, चाहे महंगाई के नाम पर हो, जहाँ जहाँ जुल्म हुआ किसानों के लिए हो, सब के हमने हमेशा विरोध किया। लेके सड़क से विधानसभा तक हमेशा पूरी ताकत के साथ विरोध किया और उन्होंने तमाम मुकदमे लगाने का काम किया, जेल में डालने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी का विधायक जुझारू हैं, संघर्षशील हैं और निश्चित रूप से हम लोग चुने ही इसलिए जाते हैं, भगवान इसलिए चुनता है कि जनता की आवाज़ बुलंद करे। पूरे हम यकीन है हमारा, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। विपक्ष में रहने के बावजूद ऐसे तानाशाह मुख्यमंत्री, ऐसे जालिम सरकार जिन्होंने जेलों में डाल दिए, गोलियां मार दी, हम पीछे नहीं हटे, पूरी ताकत के साथ इसका मुकाबला किया है और निश्चित रूप से उसका लाभ समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप में मिलेगा। हम विधायकों को सबको फायदा होगा इसका। आपकी विधानसभा क्षेत्र में 3 बड़े काम जो पिछले 5 साल में आपने करवाए। देखिए, हमारी निधि से जो काम हुए हैं हमने वही काम हमने किए हैं। एक काम तो हमने किया है, आपके अहमदनगर में चले जाइए, 25 साल से वो सड़क नहीं बनी थी, वो हमने बनवाने कितने का। किलोमीटर की सड़क है वो लगभग 2 किलोमीटर की सड़क है। 1.5 करोड़ रुपए हमारे पास, एक ही जगह हमने 1.5 करोड़ रुपए करीब लगाए। 25 साल से वो सड़क नहीं बनी थी। उस सड़क बनाने से बहुत बड़ा आम जनता को उससे फ़ायदा हुआ है और वहाँ के लोगों में बहुत खुशी की लहर है और बहुत वहाँ के व्यापारियों को बहुत फ़ायदा हुआ है। ट्रैफिक जाम रहता था। एक हमने दरअसल ये पुल यहाँ पे अब जाएंगे, ये पुल का कार्य शुरू हो रहा है, 4 करोड़ रुपए का करीब, लगभग 4.5 करोड़ का पुल है, वो हमने कराया है। और इस एरिया में है वो पुल? हाँ, ये बाहर सड़क पे नाले पर ही बनना शुरू हो जाएगा अब। हाँ, उसका प्रस्ताव दे तो सैंक्शन हो गया वो। एक हमने लाइटें कब्रिस्तान में, शमशान घाट में, सब ने पूरे शहर में हमने लगवाए, 50 लाइटें लगवाने का काम किया। ये 3 काम हमारी निधि से बड़े हुए हैं। आप ऐसे विधायक हैं जिनको अपने काम उंगलियों पर याद तो हैं, आपने काम किया। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें देखते हैं अपनी पार्टी की? देखिए, पूरी बहुमत के साथ सरकार आएगी। ये पहले एक मैं विधायक होने के नाते नहीं, एक सपा के कार्यकर्ता होने के नाते कितनी सीटें आपके अकॉर्डिंग मोटे मोटे तौर पर? पिछले चुनाव में 2017 से पहले इसकी तादाद 48 थी और जब चुनाव खत्म हो गए तो 38 पे रह गई थी बीजेपी 2017 से पहले। तो निश्चित रूप से वही तादाद इसकी रहेगी, 40 और 50 के बीच में रहेगी और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी 300 पार करेगी। 300 पार करेगी। मुख्यमंत्री आपके निश्चित अखिलेश यादव बनेंगे। वो एक मेहनतकश, ईमानदार, सच्चा और सुबह 6 बजे उठता है और सिर्फ जनता के काम करता है। आप समझ लीजिए इतना फॉरवर्ड है, विकास का पहिया जब से वो गया है, जब से रुक गया है। कानून व्यवस्था आप देख लीजिए कितना बुरा हाल है इसका। आप समझ लीजिए उन्नाव की घटना देख लीजिए, आप हाथरस की घटना देख लीजिए, आप बरेली की घटना देख लीजिए, तमाम चीर हरण हो रहा है। इतनी तानाशाही, इतनी दादागिरी की सरकार कहीं हो ही नहीं सकती। ऐसे जुल्म और ज़्यादती तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं किए भाई। जो बोले उस पर जेल में डालने का काम कर दिया, धारा 144 लगा दी गई। अरे भाई, ये तो डेमोक्रेसी का गला घोट दिया आपने, लोकतंत्र का गला दबा दिया आपने। वो सरकार नहीं रह सकती। सर, कोरोना जैसी महामारी विरले आती है, 100-200 साल में आती है। वो कहते हैं, सरकार का बाकायदा लिखित डाटा है कि 100 करोड़ वैक्सीन लगाई हमने दुनिया में पहले, और अभी भी शायद नंबर 1 पर हम हैं जो सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने वाले हैं। वो कहते हैं कि हमने किसानों की सारी मांगें मान ली, जो भी किसानों ने कहा हमने सारी मांगें मान ली। हमारी जीडीपी जो -23% गई थी वो सुधर रही है क्योंकि कोरोना था। हमारी बेरोजगारी जो चरम पर थी वो भी सुधर रही है क्योंकि कोरोना चला गया है, हम काम कर रहे हैं। विपक्ष, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में उनको घेर रही है। हम जो भीड़ देख रहे हैं, वो चाहे प्रियंका गांधी की रैली में, विपक्ष की बात, नेताओं की बात कर रहा हूँ मैं, प्रियंका गांधी की रैली में हो या आपके नेता, राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव की रैली में हो, उस भीड़ से बहुत कुछ अंदाज़ा लगता है। क्या लगता है उस भीड़ को देखकर? देखिए, ये जो भीड़ है, बीजेपी का ज़बरदस्त विरोध है, वो आक्रोश है, गुस्सा है, उसका गुस्सा। और देखिए, बीजेपी की रैली में शासन प्रशासन उसकी पूरी मदद कर रहा है, वहाँ आदमी नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ कोई मदद नहीं हो रही, जनता अपना पा रही है। इससे ही आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि क्या हालात उत्तर प्रदेश के होने जा रहे हैं। ये बिल्कुल रुख बदल रहा है। 3 कानून पूरी, आप समझिए 1 साल किसान बैठे रहे,
और पूरी दलील लेते रहे, लेके प्रधानमंत्री, सारे मंत्री, सारे उत्तर प्रदेश के बेहतरीन कानून है, बेहतरीन फर्स्ट क्लास कानून है, किसानों को ये फ़ायदा, किसानों की दुगली हो जाएगी। फिर क्यों वापसी ले लिया भाई, जब अच्छा कानून था आपका? जब अच्छा कानून था तो बैकफुट पर क्यों चले, क्यों वापस ले लिया? पहले अच्छा था वो, तो इसका मतलब ख़राब हो गया वो, 1 साल के बाद ख़राब हो गया। 7 से कुछ लोगों की हत्यारी सरकार है ये, 700 से ज़्यादा, 800 लोग से ज़्यादा मर गए और कितने बेरोज़गार हो गए। 700, 800, हज़ारों लाखों लोग वहाँ रोज़ाना धरने प्रदर्शन पे आते थे। अगर उसमें कोई बीमार हुआ, कोई बेरोज़गार हुआ, तो उसकी जिम्मेदार ये सरकार है। अगर कोई मरा है तो उसकी जिम्मेदार सरकार है। ये सब पूरी दुनिया देख रही है और भगवान देख रहा है कौन क्या कर रहा। ये फैसले ज़मीन से नहीं होते हैं, ये आसमान से होते हैं। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, भगवान के हाथ में। एक आदमी को नहीं मोड़ सकते आप, लाखों को कैसे अपने पक्ष में करोगे? भगवान उसके दिलों में हमदर्दियाँ पैदा करता है, रहम डालता है उसके प्रति, तब सरकार बनती है, तब मुख्यमंत्री बनता है, तब कोई एमएलए बनता है। आसान नहीं है। एक आदमी को 4 आदमी होंगे, चारों की राय अलग होगी। लाखों के आदमी एक अपने पक्ष में कैसे कर लेगा? ये भगवान करता है और भगवान सबको देखता है। और जब जब दुनिया के अंदर जुल्म बढ़ा है, जुल्म फना हुआ है, ये सरकार भी फना हो जाएगी, ये भी ख़त्म हो जाएंगे, हमारा पूरा यकीन है। और उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदारी और सच्चाई की और अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। इलेक्शन के कमोबेश 1 से 2 महीने बचे हैं। अगर 5 जनवरी को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, आचार संहिता लागू होती है, तो मुश्किल से 15 दिन में चुनाव शुरू हो जाएगा। अपनी तैयारियों को कैसे आंकते हैं? हमने कहा आपसे पहले भी, हम चुनाव लोग लड़ते हैं 5 साल में चुनाव, हम दिन निकलते हैं इस चुनाव में कूद जाते हैं और लड़ते लड़ते रोज़ हो जाते हैं। हम डेली चुनाव लड़ते हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं, हम 40 गज के मकान में रहते हैं। मेरे घर पे आपने देखा होगा कि एमएलए बोर्ड नहीं होगा। हाँ, नहीं है आपका घर। बड़ी सादगी, मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, ये चीज़ मैंने नोटिस की, हमारे टीम में 4 लोग हैं, हमने सबने नोटिस की कि बड़ी सादगी का भरा हुआ आपका घर है। मैं आया तो बड़ी पतली सकरी गली आपका घर है। मैंने इनसे, भाई हैं शहजाद भाई, उनसे पूछा, हमने कहा विधायक जी का घर है, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि विधायक जी का घर, ये ऐसा घर मैंने ऊपर देखा, नीचे देखा, और बड़ी पतली सी सकरी गली में विधायक जी का घर आ गया। तो मुझे लगा शायद विधायक जी का ऑफिस होगा या कुछ ऐसा होगा। बोले नहीं, ये घर है, आवास है। तो ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सादगी है जी। देखिए, विधायक का काम जो है, विधायक कोई बनने के बाद बादशाह नहीं बन जाता, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाता, कोई लीडर नहीं बन जाता। विधायक के बाद जो है एक जिम्मेदारी और ज़्यादा आ जाती है। विधायक, हम 4 लाख लोगों के नौकर हैं और नौकर की जो हैसियत रहती है, उसी गरिमा और मर्यादा में सबको रहना चाहिए। नौकर की हैसियत गुलाम की हैसियत है, और गुलाम कैसे होते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। नौकर का काम है जी हजूरी का काम, एयर कंडीशनों में ऐशो आराम का काम नहीं है भाई उसका। उसकी ज़रूरत है कि 24 घंटे दरवाजे खुले रहें, कोई पहरेदार ना हो, कोई गुंडा बदमाश ना खड़ा हो उसके दरवाजे पर, खुला दरवाज़ा रहता है। मेरे दरवाजे जब बंद होते हैं भाई, जब सूरे मोहल्ले के दरवाजे बंद होते हैं, उसके बाद मेरा दरवाज़ा बंद होता है। मेरा इस शहर के अंदर कोई दुश्मन नहीं है, सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे हमदर्द हैं। मैं सबका हमदर्दी में काम करता हूँ, तो मेरी डर ही नहीं है। और मरना जीना तो एक ही दिन तो है, दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। कोई दुनिया में आया है तो गया है, जाना ही है हर अर्थ में। मौत बर हक है, तो मौत हमारी आनी है, इससे क्या डरना भाई, इससे तो मोहब्बत करनी है, ये तो आनी है, तो इससे क्या डरना है। आखिरी सेगमेंट पे आएंगे, क्या विपक्ष के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, विपक्ष के लिए तो आप समझ लीजिए, विपक्ष तो जरूर होना चाहिए। विपक्ष नहीं है तो फिर सत्ताधारी क्या मतलब है, तो फिर तो वो तो एक तरफा काम करेगी, डिक्टेटरशिप हो जाएगी। हमने जो ऐसी ताकतवर, जिसके 350 एमएलए और तानाशाह मुख्यमंत्री, उसके सामने, पूरी ताकत के सामने, आप बार बार रिपीट कर रहे हैं तानाशाह मुख्यमंत्री, थोड़ा सा बताएं कैसे तानाशाह? अरे उसके आदेशों के सामने उसके 2.5 घंटे बोलता है विधानसभा के अंदर, 2.5 घंटे, पानी तक नहीं पीता है भाई। 2.5 घंटे बोलना हिम्मत की बात है, 3-3 घंटे, और सिर्फ विपक्षों को ऐसा करता, कुचलने का काम करता। बीजेपी तो ऐसे कर्म निष्ठा का काम बताती है कि देखिए कितने कर्म योगी हैं, लगातार बिना पानी पिए 3-3 घंटे बोलते हैं। उसके साथ साथ कोई गोली वाला भी तो खा सकते हैं, उसकी नहीं आती है। ये आप जान सकते हैं, ये आप 7 विधानसभा में बैठते हैं, हम नहीं जान सकते। हम तो 3-3 घंटे बोलता देखते हैं, पानी भी नहीं पीते। किसी बीजेपी की हिम्मत नहीं 3 घंटे कोई बोल जाए। पानी जरूर पी लेगा, प्रधानमंत्री पानी पी लेते हैं, वो 3 घंटे बोलते ही नहीं है, लाल किले से नहीं बोले कभी।
और भाई टोपी वालों से नफरत करते हैं वो, जो पांचों टाइम सर झुकाते हैं अल्लाह के सामने, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, उसको दुश्मन मानते हैं। क्यों भाई तुम? ये आपने पूछा नहीं कि अब्दुल कलाम साहब से दुश्मनी है आपकी? अब्दुल कलाम साहब भी इसी देश के हुए, वीर अब्दुल हमीद साहब भी इसी देश के हुए, या इस देश के पहले शिक्षा मंत्री जिस पर हर देशवासी को गर्व होता है, गुमान से सर ऊंचा होता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो इसी देश के सरबराह थे। वो उस वक्त में दुनिया में कहाँ होंगे ये? नहीं, हम आज भी वो दुनिया में नहीं, आज वो दुनिया में नहीं है, ये तब नहीं होंगे, लेकिन उनका नाम हमें लगता है जैसे जैसे देश का नाम बढ़ेगा उनका नाम बढ़ता रहेगा। भाई हमारी पहचान जो है लाल किला है, हमारी पहचान है ताजमहल, हमारी पहचान है कुतुब मीनार, जहाँ पर आज़ादी के दीवानों के नाम लिखे हैं। उसमें देखिए कितने आज़ादी के तमाम मुसलमानों के आज़ाद कराया इस मुल्क को। ताजमहल किसकी देन है? तो मैंने चंद नाम थे बता दिए, वीर अब्दुल हमीद, कलाम साहब, सब ऐसे ही हैं। जब जब ज़रूरत पड़ेगी मुसलमान सबसे आगे रहेगा इस देश के लिए। हम अपनी मर्जी से इस देश के अंदर रहे हैं, इन्हों की वजह से नहीं रहे। सदन में ये सवाल पूछे नहीं उनसे? वो अपने, अरे भाई 15 बार विधानसभा में उठाया हमने, हवा 15 बार बोला हूँ विधानसभा में। हमारी वीडियो आपने देखी नहीं है? देखी है सर, मैं रिसर्च करके आया हूँ। हमारे तहसील बेबाकी से हम बोलते हैं, वो डरेगा ना जिस पे गुंडा और बदमाश होगा, जिसके पास तमाम अवैध काम होंगे। अरे हम 40 गज के मकान में रहते हैं, ईमानदारी हमारा जज्बा है। अपने बच्चों को, हमारे बच्चों के रगों में ईमानदारी का खून है। हमारा गुंडा बदमाश अपराधी नहीं है, 2 नंबर का काम नहीं है। 40 गज के मकान में रहते हैं, 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। ईडी CBI हमारी जांच कराओ। बेबाकी से बोलता हूँ, तुम्हारा भाई है, कोई कभी कमजोरी बात नहीं करी। और किसके लिए बोलता हूँ? जनता के लिए बोलता हूँ। और जनता की खूब ताकत से आवाज़ उठाई है, हिम्मत नहीं। हमने कहा योगी जी से, हम जब बोल रहे थे तो वो पहली दफ़े जब बोल रहे थे तो हमारे बराबर, उनके बराबर में संसदीय कार्य मंत्री बैठते हैं, तो उनसे कहने लगे ये कौन बोल रहा है, कहाँ का है ये? तो इतना फासला होता है ऐसे। तो हमने सुन लिया। मैंने माने मुख्यमंत्री जी हमारी सुन लीजिए, हम बताएंगे कौन बोल रहे हैं, ये नहीं बता पाएंगे। हमारा नाम रफ़ीक अंसारी, हम मेरठ से जीत कर आए हैं और आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को हरा कर आए हैं और 40 गज के मकान में रहते हैं। हमारी खूब जांच करा लेना आप। एक मकान मिलेगा बस, जायदाद तुम इतना कर सकते हो, हमारा मकान गिरा दोगे, बिना नक्शे के बना हुआ 40 गज का मकान। हमारी जनता कहीं भी सोने को जगह दे देगी। बाकी लाइन नहीं खींच सकते आप हमारी दावन पर 1 रुपये का भी। ये बाकी से बोलेंगे, ताकत से बोलेंगे और आपका आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे और उसका जवाब आपके पास होगा नहीं। आपने डिक्टेटरशिप का मतलब बताया हमें कि एक मुख्यमंत्री, आपके शब्दों में उन्हें डिक्टेटरशिप कहते हैं। तानाशाह हिंदी का शब्द हो गया। मेरठ में, मेरठ जनपद में आपके 7 विधायकों में से 6 विधायक भाजपा के हैं। उस पर इकलौता जो व्यक्ति खड़ा कहीं दिखता है सारी विधानसभाओं में, वो रफ़ीक अंसारी है। रफ़ीक अंसारी होने का मतलब क्या है मेरठ में? देखिए, रफ़ीक अंसारी गरीबों का, कमज़ोरों का भाई और दोस्त है। रफ़ीक के मायने हैं खिदमतकार, रफ़ीक के मायने हैं दोस्त। तो हमारे तमाम दोस्त हैं, हिंदू और मुसलमान सब। ये सवाल आप हमारे जो साथी हैं बीजेपी के 6 MLA सांसद, उनसे पूछे कि रफ़ीक अंसारी कैसा है, वो आपको इसका जवाब देंगे। एक भी उनमें ऐसा नहीं मिलेगा कि ख़राब आप विधायक है। मेरे विरोध के विधायक हैं, दूसरी पार्टी के विधायक हैं, ये उत्तर आप उनसे लीजिए, वो देंगे आपको। एक आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूँगा। बहुत आपने कहा कि रफ़ीक अंसारी का कोई विरोध नहीं करेगा। विरोध अपनी जगह है। आपकी सरकार में या इससे पहले जो सरकार थी, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भले ही कोई विधायक रहा, लेकिन हमने लोगों से सुना कि कानून व्यवस्था बड़ी ख़राब थी। आपने क्या सुधारा और आगे अगर आपकी सरकार बनती है तो कैसे सुधारिएगा? देखिए, निश्चित रूप से जब जनता की सरकार होती है तब कानून व्यवस्था ठीक होती है। इतने बड़े प्रदेश में ऐसा तो हो नहीं सकता कहीं कोई घटना ना हो। सब तरह के लोग हैं, लेकिन जिसका जितना दोष है उतनी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दोषी तो आप हैं और आपके मिलने वालों को भी उसमें लपेट दिया गया। ये कानून व्यवस्था की खराबी बात है। एक दोषी 4 बेगुनाह जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि एक वर्ग को टारगेट बनाकर किसी न किसी बहाने से कुचलना है, किसी न किसी बहाने से इनको मिटाना है। तो ऐसा नहीं होता है भाई। जुल्म जब जब बढ़ा है, जुल्म ख़त्म हुआ है। आप देख लीजिए, हमारे हिटलर तानाशाह था, आत्महत्या करके मर गया। ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया सदा एक सी नहीं होती है।
दिन निकलता तो रात भी होती है। आपने क्या काम किया कानून व्यवस्था को बनाने के लिए? कानून व्यवस्था के लिए हमने पूरे विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाई। गुंडा राज, जंगल राज के आप समझिए, कानून व्यवस्था के नाम पर ये सरकार बनी थी। और कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त है, आपको मैंने गिनाया, कहीं लड़की सुरक्षित नहीं है, कहीं शरीफ आदमी सुरक्षित नहीं है, लूट डकैती कत्ल हत्या एनकाउंटर। और आप समझ लीजिए एनकाउंटर में भी मतभेद, अगर कोई मुसलमान था तो उसके छाती में गोली मारी, अगर कोई हिंदू क्रिमिनल था तो उसके पैर में गोली मारी। अरे तो भाई क्रिमिनल तो हिंदू और मुसलमान ढूंढ रहे। पुलिस अपना काम करती है, और पुलिस कैसे काम करती है, खासकर उत्तर प्रदेश की पुलिस, वो सरकार किसी की भी हो, उनके रवैये से आप भी वाकिफ़ हैं, हम भी वाकिफ़ हैं। नहीं देखिए, अगर बादशाह ईमानदार होगा तो निश्चित रूप से उसका पैगाम नीचे तक जाएगा। जब ऊपर से निर्देश होंगे कि आपको इस रास्ते पर काम करना है, तो वो तो अधिकारी हुक्म मानते हैं सरकार का, उसी रास्ते पर नौकरी करनी है, तनख्वाह लेनी है। जिस रास्ते पे बादशाह कहेगा ऐसे चलाना वैसे चलाना है। वो कहती पॉलिसी, इस पॉलिसी पे काम करना, उस पर कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदार तो सरकार है, अधिकारी थोड़ी है। सरकार तो सरकार के अंडर में है ना, कर्मचारी तो, प्रशासन तो सरकार के अंडर में है ना, वहीं से तो नियुक्ति होती है इसकी। तो उसकी तमाम जिम्मेदारी सरकार की है, उससे भाग नहीं सकते ये लोग। और जो महंगाई हुई है, आज देख लीजिए गैस के दाम कितने हैं। जिनको फ्री देने का वादा किया था आज 1000 रुपये मिल रहा, गरीबों को कमज़ोरों को दे के लॉलीपॉप और वापस ले लिया। पेट्रोल के दाम 10 रुपये कम कर दिए। कम बढ़ाए किसने थे? अरे भाई 100 रुपये बढ़ा दिए, 100 रुपये पहले वहाँ तक पहुँचा दिए, फिर 10 रुपये कम कर, 10 रुपये से क्या होगा? 50 रुपये करो, क्यों नहीं कर रहे? ये अडानी और अंबानी की समर्थक सरकार है। सब टोटल सब चीज़ प्राइवेट में दे दी, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी तो सब खत्म हो गई जब सब प्राइवेट में। अडानी दुनिया के पहले ऐसे शख्स हैं जो सबसे इतनी तेज़ी से जिनकी इकोनॉमी माली हालत बढ़ी, उनके पोर्ट पर कुछ प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया था, उसके बाद उस पर क्या हुआ अभी तक कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं है, उस पर कुछ कहना चाहिए। वो सरकार उन्हीं की बनाई हुई है। आप देखिए जो किसानों का जो रोष हुआ था, जो किसानों को जानकारी हुई थी, पहले ही गोदाम बन गए थे कानून आने से पहले ही। पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर बड़े बड़े गोदाम पहले ही बना दिए गए थे, कानून आया नहीं, और कोरोना काल में ये कानून लिया है। सर इस पर थोड़ा तफसील से बताइएगा, ये हमारे दर्शकों की बड़ी, आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पब्लिक में इसकी चर्चा नहीं है। किसके गोदाम बन गए थे, क्या पूरा मामला था, पूरा तफसील से बताइए। और अंबानी, ये कानून टोटल अडानी और अंबानी। आज जैसे गैस के दाम, पेट्रोल के दाम अपनी मर्जी के हाथ में है, सरकार के हाथ में नहीं है। वो जो तय करते हैं वो बढ़ेंगे, जब चाहे घटाएंगे, जब चाहे बढ़ाएंगे। आप देख लो, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम सब उन्हीं के तो हाथ में है। वो ऐसे ही पूरे किसान की फसल अपनी मर्जी से बोआएंगे, अपनी मर्जी से खरीदेंगे, अपनी मर्जी से बेचेंगे। पहले ही गोदाम बना दिए, और ये कानून ले आए कि जो सरकार और जो जनता और जो किसान फसल तैयार करेगा उनको बेचेगा, उनसे अपनी मर्जी के दामों पर लेंगे, अपनी मर्जी के दाम पर बेचेंगे। तो पहले ही जो गोदाम बना दिए, इसका क्या मतलब है? उनके तो खरबों खरबों रुपए खर्च हो गए होंगे, गोदाम, ज़मीन खरीदना, गोदाम बनाना, और कानून उसके बाद में आना। तो क्या मतलब है? वही सरकार तो वे चला रहे हैं, सरकार वो चला रहे हैं। अभी भी कल ही बयान आ रहा था उसका, जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, हाँ जी, उन्होंने कहा कि ये हमने कानून बनाया था, कुछ लोगों को वो कानून पसंद नहीं आया, वो हमने वापस ले लिया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सरकार उसको वापस फिर बढ़ाएगी कदम। ये आज के अखबारों की और न्यूज़ वेबसाइट्स की बहुत बड़ी सुर्खी है। देखिए फिर टिकैत साहब, राहुल गांधी का कल ही उस पर कोट आया, और टिकैत साहब ने आज उस पर जो है कहा है कि अगर फिर से आया तो हम फिर बैठेंगे। राहुल गांधी ने उन पर उसको भी कंडेम किया, उस पर आप क्या कहेंगे? भाई देखिए, ये देश पूरा कब्जा लिया उन्होंने। हाँ, हर चीज़ पे कब्जा उनका। भाई कौन सी चीज़ ऐसी कब्जा नहीं है? देखिए आप दिल्ली जो आप सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़े चीफ होते हैं, चीफ जस्टिस, उन्होंने आप देखिए एक राज्यसभा में फैसला सुना दिया। ये भी आपका बहुत बड़ी बात है सीजीआई के लिए। आप देखिए उस आदमी की कैसी मानसिकता रही होगी, पूरी नौकरी की कैसी मानसिकता रही होगी उसकी, जो इस देश के अंदर फिरका परस्ती सरकार कही जाती है, भेदभाव की सरकार की जाती है। आखिर में गए तो उस पार्टी में चले गए, तो कैसी मानसिकता होगी भाई उनकी, कैसे कैसे न्याय किए होंगे उन्होंने, सोचने की बात है ये। उसको क्या ज़रूरत है भाई?
कौन सी कमी बाकी रह गई थी? आप सबसे बड़ी अदालत के साथ सीजीआई देश का तीसरा सर्वोच्च पद होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के। भाई आप शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ वो दिलाते हैं, राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं, और उसके बावजूद इतने ऊपर पहुंचने के बाद फिर एक राज्यसभा मिल ली। क्या कमी क्या करने रह गए? क्या राज्यसभा से क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? सब कुछ तो तुमने कर लिया। और कैसी मानसिकता हो सकती है उस आदमी की, लेके छोटे से जज से वहाँ तक गया होगा, कैसे फैसले उन्होंने किए होंगे, सोचने की बात है। और आखिरी में जब गए तो वहाँ तो उस जहन के आदमी थे ये थोड़ा सा देश का इशू है, देश की न्याय व्यवस्था का इशू है, थोड़ा सा जिम्मेदारी से बोलिएगा। हम इसलिए बोल रहे हैं। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ भाई, वो आए नहीं बीजेपी में, वो बीजेपी में आए कि नहीं? अब जज थोड़ी हैं वो, अब तो सांसद हैं वो, और बीजेपी के सांसद हैं वो। ये बात उठी थी, हम अपने दर्शकों को बताएंगे, ये बात उठी थी कि एक जज जो देश का तीसरा सर्वोच्च पद होता है उसका, वो एक राज्यसभा सांसद जो है, राज्यसभा सांसद का पद चुन लेता है तो उसका डिमोशन हो जाता है, वो सभापति के सामने खड़ा रहता है जबकि उसके बराबर। सर एक आखिरी क्वेश्चन पूछेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के, अपने वोटरों के लिए, अपने लोगों के लिए और अपनी जनता के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, सिर्फ इस वक्त में जो है आने वाला चुनाव बहुत गंभीरता का चुनाव है। अगर ये आने वाले चुनाव में हमारे लोग चूक कर गए तो उसके नतीजे बहुत ख़राब होंगे। ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ये बहुत जालिम सरकार है, बहुत ख़तरनाक सरकार है, ख़ास तौर से पिछड़े वर्ग के लिए, माइनॉरिटी के लोगों के लिए बहुत लाइन खींचकर मॉब लिंचिंग करा ली। कितने लोगों को, बेगुनाह लोगों को कत्लेआम कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं था। बेगुनाह लोगों को, जमातियों को जेल में डालने का काम किया गया। आने वाले जो इनके मंसूबे हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं, और मेरी अपील है अपनी जनता से, ख़ास तौर से हिंदू और मुसलमान सब मिलकर मजबूती के साथ वोट डालें। जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है उस वोट का इस्तेमाल करें, और इस वोट से ही उत्तर प्रदेश की सरकार बदलेगी निश्चित रूप से। आप मेरठ सिटी से विधायक रफ़ीक अंसारी को सुन रहे थे। उनकी सरकार से, विपक्ष के नेता, विपक्ष के जनप्रतिनिधि होने के नाते सरकार से मांगें और चिंताएं वाजिब हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो कह रहे थे कि उनकी कैसे 5 करोड़ रुपए की जो विधायक निधि है, उस जो एक्स्ट्रा देने को कही थी सरकार ने, उसको रोक दिया। घोषणा विधानसभा में हुई और नहीं दिया गया। उसके बाद GDP -23%, ग्रोथ, जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो आज़ादी के इतिहास के बाद सबसे गहराई पे गया। कोरोना जैसी महामारी, भुखमरी, गरीबी, हर चीज़ अपने चरम पर हो गई। तो एक विपक्ष के नेता होने के नाते और विपक्ष के विधायक होने के नाते उनकी चिंताएं वाजिब हैं। हम आपको ऐसे ही जनप्रतिनिधियों और जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको सुनाते रहेंगे। आप देखते रहिए द पब्लिक स्टोरी। साथ ही आपने अब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके।